तो आई थिंक सब क्लास में आ गए हैं। चर्चा शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट चल रही है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। बहुत सारे स्कूलों ने जो बुक आपको रिकमेंड कर रखी है उसमें फर्स्ट यूनिट के बहुत सारे चैप्टर बना रखे हैं, अलग अलग। सर्कुलर फ्लो अलग बना रखा है, बेसिक कंसेप्ट अलग बना रखा है। ये पूरी एक यूनिट है जो हम एक साथ तैयार कर रहे हैं। तो कुछ किताबों में पूरी एक यूनिट चल रही है। तो खेल शुरू होता है। जितना अब तक कराया एक बार क्विक रिवीजन और फिर आगे टॉपिक को चलाएंगे। आज भी 5 क्वेश्चन आपके टेस्ट के रखे गए हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे बच्चे हर बार मिस्टेक कर रहे हैं एमसीक्यू में, जबकि वो सारी थ्योरी हर क्लास में रिवाइज हो रही है। तो थोड़ा ध्यान से करें। एमसीक्यू थोड़ा टेक्निकल होते हैं, गलती ना हो। और किसी को भी बीच में कुछ पूछना हो टॉपिक के चलते वक्त, एमसीक्यू के वक्त, अपनी साउंड अनम्यूट कर कर मुझसे डिस्कशन कर सकता है। पहला शब्द हम लोगों ने पढ़ा था, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। अब जो पहले अटेंड कर चुके हैं उन्हें बहुत डिटेल में मालूम है, बट कुछ जो नए आए हैं तो उनको ध्यान से एक एक शब्द पर काम करना है। मनी वैल्यू निकालनी है किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। एक साल में, एक साल अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च, और किन लोगों की? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, एक बार और रिवाइज करते हैं और आगे चलते हैं। नेशनल इनकम का मीनिंग, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो वो जब भी गए नेशनल इनकम निकालना है तो उसे टेक्निकली NNP एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। ये याद रखना, प्रैक्टिकल पर अभी हम पहुंचे नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नेशनल इनकम को टेक्निकली क्या बोलते हैं? NNP एट फैक्टर कॉस्ट, बोले तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब प्रैक्टिकल चलेगा तो इसको रिफ्लेक्ट करने वाले 8 इंडिकेटर होते हैं। हम जल्दी टॉपिक पर पहुंचने वाले हैं। GDP, GNP, NNP, NDP, 4 चीजें, मार्केट प्राइस 4 चीजें, फैक्टर कॉस्ट, और सबके फार्मूले बनाने सीखने। अगली बात हमने याद करी थी, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होती है? टेंजिबल। सर्विसेज इनटेंजिबल। गुड्स कैन बी स्टोर, सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर। तो कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, एग्जाम्पल याद रखने हैं। और फिर बताया था ये गुड्स 2 प्रकार की, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। दोनों का मीनिंग एग्जाम्पल समझा आपने। और फाइनल गुड्स को समझते हुए जो कंजम्पशन होने वाली चीज़ें हैं उन्हें हमने कंजम्पशन गुड्स कहा, और इन्वेस्टमेंट होने वाली चीज़ों को हमने कैपिटल गुड्स कहा। यहाँ हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करा था ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिसको वो एमसीक्यू में पूछ सकता है। फाइनल गुड्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूटिलाइज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बाय फर्म फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। एग्जाम्पल यूज करा था साइकिल टायर परचेज बाय कंज्यूमर फॉर रिपेयरिंग ऑफ साइकिल। Intermediate goods are those goods which are utilized by the producer as a raw material for further production or resale during the same year. एग्जाम्पल में हमने यहाँ साइकिल टायर ही लिखा था, परचेज बाय साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। प्रोडक्शन बाउंड्री टेक्निकल टर्म, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो डिफरेंस क्रिएट करती है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का। ये लाइन पहले से ही फिक्स है कि जो इस बाउंड्री के अंदर आती हैं चीजें उसे इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, और जो बाहर आती हैं उसे फाइनल गुड्स, जिसको हमने डिफरेंस में भी यूज करा था और एमसीक्यू में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस 3 से 4 नंबर। पहला पॉइंट मीनिंग, दूसरा पॉइंट इंक्लूड इन नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। तीसरी बात, फाइनल गुड्स आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, इंटरमीडिएट गुड्स इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। एग्जाम्पल वही साइकिल टायर वाला लिख सकते हैं, डिस्कशन हो चुका है डिटेल में। अगला शब्द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री, नेशनल इनकम के मीनिंग में याद कराया था और समझाया था कोई आदमी किस देश में रहता है इमैटेरियल, उसे किस देश की नागरिकता यानी सिटीजनशिप मिली है, ये भी काम का नहीं है, ये एक टेक्निकल टर्म है। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट,
वो रहता कहाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिटीजनशिप किस देश की मिली हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पैसा कमा किस देश के लिए रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और जिस देश के लिए कमा रहा है, जहां उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो उसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा और उसी देश की नेशनल इनकम में उसकी कमाई काउंट होगी। लिखवाया था 1 नंबर के लिए, याद कराया था। Normal resident of a country refers to a person who ordinarily reside in a country in which economic interests lie for a minimum period of 1 year. फिर हम अगले कंसेप्ट पर चले थे, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो 1 नंबर के लिए मीनिंग याद करना है, 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, डिफरेंस याद करने हैं, फिर एमसीक्यू में डिस्कशन करा था। Stock is a concept of point of time. Flow is a concept of period of time. एग्जाम्पल से समझाया था, 4 बजे वाटर टैंक में कितना पानी है, पॉइंट ऑफ टाइम की घटना स्टॉक। 4 से 5 बजे तक टैंक में कितना पानी आया या गया, इट इज ए कंसेप्ट ऑफ फ्लो, 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की घटना। और यहां हमने कुछ एग्जाम्पलों का डिस्कशन करा था, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, क्या है ये सब, नेशनल इनकम, कंसेप्ट ऑफ फ्लो, पॉपुलेशन की बात करी थी, वेल्थ की बात करी थी, समझाया था, पॉइंट ऑफ टाइम को रिफ्लेक्ट करते हैं, कंसेप्ट ऑफ स्टॉक। मीनिंग याद हो गया, एग्जाम्पल याद हो गया। स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है। और एक बात और लिखवाई थी, स्टॉक लीड्स टू फ्लो, फ्लो लीड्स टू स्टॉक। अगली बात बताई थी, कम आता है एग्जाम में, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स दोनों ही किसके पार्ट हैं, फाइनल गुड्स के। कंजम्पशन गुड्स को यूज कंज्यूमर कर रहा है या हाउस होल्ड यूज कर रहा है और डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन उसे मिल रही है, जबकि कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर यूज कर रहा है प्रोडक्शन के लिए और वो इनडायरेक्टली कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन दे रहा है। कंजम्पशन गुड्स पर कंज्यूमर जो पैसा खर्च करता है उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स लाइक मशीनों पर जो पैसा खर्च कर रहा है उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल गुड्स जितनी ज्यादा बढ़ेगी देश में, उतनी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है और कंजम्पशन गुड्स के बढ़ने से कंट्री का वेलफेयर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। हो चुका था। डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया था, याद करा दिया था सबको। टेक्निकल टर्म है, इसे इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। थ्योरी में आ जाए तो इसकी 5 बातें लिखनी है, सीक्वेंस वही लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर भी आगे पीछे करने पर प्रॉब्लम नहीं होती है, बट वो इनडायरेक्टली इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा जो हम चैप्टर के एंड में आपसे डिस्कस करेंगे। तो डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी इंक्लूड्स, नंबर 1 लिखा था पॉलिटिकल फ्रंटियर विद टेरिटोरियल वाटर, नंबर 2 लिखा था, रिवाइज कर रहे हैं सब साथ साथ, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट operated by normal resident of country running between 2 or more than 2 nation। तीसरे नंबर पर मैंने एम्बेसी वाली बात लिखवाई थी और समझाई थी, एम्बेसीज सिचुएटेड आउटसाइड द कंट्री। आज डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, पूरी क्लास लगी है पिछली वाली इसको समझाने में, और ये बातें समझे बगैर आपके क्वेश्चन जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वो अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। फिशिंग, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटरनेशनल वाटर समझाया था। और फिर आखिरी बात लिखी थी, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट आउटसाइड द कंट्री, जिसके लिए मैंने डियागो ग्रेशिया का एग्जांपल दिया, जो अमेरिका का मिलिट्री बेस बना हुआ है। तो वो क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अमेरिका। क्वेश्चनों पर जाएंगे, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी अटेम्प्ट करना, जल्दी से करना, और फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, हिंट लेना हो, पूछ सकते हैं।
और कोई बच्चा बोलो। स्क्रीन आ रही है बच्चों सबके पास? हाँ आ रही है बच्चे। टेक्निकल कुछ आपका डाटा प्रॉब्लम होगा, कुछ आ रही है बिल्कुल मेरे पास, आप सब विजिबल हो। आप एक बारी चाहो तो देख लो, नहीं तो फिर एग्जिट कर कर एंटर कर जाना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। हाँ कुछ बच्चों की स्पीड बहुत बढ़िया, 2 बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं, बाकी भी कोशिश करें। गलतियां लेकिन हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से करें, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कराए हुए टॉपिक पर एमसीक्यू चल रहा है बच्चों, और दोनों बुक से 10-10 क्वेश्चन रहने, 20 नंबर इसी काम के हैं, और हम मिस्टेक कर रहे हैं। और हर क्वेश्चन में खिचड़ी चल रही है, कोई बच्चा कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है, कोई बच्चा कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है। हर बार नए क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। एमसीक्यू ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा एनालिटिकल अप्रोच होने पर ही आ सकते हैं। 70% बच्चे पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं, बाकी भी कोशिश करें थोड़ा फास्ट। 80% बच्चों का अटेम्प्ट हो गया है। नाइन्टी परसेंट बच्चों का अटेम्प्ट हो गया है। जल्दी करेंगे, सिर्फ 5 बच्चों का पेंडिंग है, 4 बच्चों का पेंडिंग है, 3 बच्चे अभी भी पेंडिंग है, 2 बच्चे, 2 स्टूडेंट्स भी जल्दी से अटेम्प्ट करें। 10 सेकंड आपके पास। एक स्टूडेंट अभी भी पेंडिंग है, और समय समाप्त करते हैं। एक बच्चे का अटेम्प्ट नहीं हुआ है, और समय समाप्त करते हैं बच्चों। डिस्कशन, जो मिस्टेक हो रही है उसे समझे ध्यान से। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस पर बढ़िया वाला खेल तो हम चैप्टर के एंड में डिस्कस कर पाएंगे, बट अभी जो कराया है उस नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब डोमेस्टिक टेरिटरी बोले तो 5 लाइनें आपके मन में चलनी चाहिए। नंबर 1, पॉलिटिकल फ्रंटियर विद टेरिटोरियल वाटर। नंबर 2, हिंदुस्तान से दूसरी कंट्रियों के बीच में जितने भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, अगर वो हिंदुस्तानी है जैसे इंडियन एयरलाइंस, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है। और मैंने लास्ट क्लास में बोला था क्वांटास एयरलाइंस, अब ये मत पूछना कौन सी कंट्री की है, बताई थी ऑस्ट्रेलिया, वो चल रहा है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया माना जाएगा। तीसरे नंबर पर बताया था मिलिट, आगे पीछे कर सकते हैं, एम्बेसी सिचुएटेड आउटसाइड कंट्री। अगली बात, जो भी हम इंटरनेशनल वाटर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिश, गैसेस एक्सेट्रा। और आखिरी था मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। पढ़ते हैं पहली बात, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन। ध्यान से समझना, मिस्टेक हो रही है बहुत सारे बच्चों की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का बैंक है, लेकिन वो है कहां? लंदन में। अब ये आपको पता है लंदन कौन सी कंट्री में है? हिंदुस्तान में नहीं है। तो ये जिस कंट्री में है वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं है। सबसे आखिरी पढ़ता हूं, रशियन एम्बेसी इन इंडिया।
हिंदुस्तान में रशिया वालों ने अपना ऑफिस खोल रखा है। तो मैंने बताया था रशिया का ऑफिस हिंदुस्तान में जहां जहां है वो मिनी रशिया है, वो हिंदुस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। और हिंदुस्तान की एम्बेसीज पूरी दुनिया में जहां जहां है, हर कंट्री में, वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है। तो रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ रशिया, नॉट डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में टाटा वालों ने ऑफिस खोला है तो वो ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, हिंदुस्तान की तो है ही नहीं। गूगल ऑफिस इन इंडिया, अब गूगल वालों ने ऑफिस हिंदुस्तान में खोल लिया तो हिंदुस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी में है। यही है हमारा आंसर। तो थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करो, सही अटेम्प्ट हो, गलत ना हो। किसी को भी कुछ कंफ्यूजन हो तो उसी वक्त पूछे। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब ये हर क्लास में चर्चा हो रही है, एमसीक्यू में भी, मीनिंग में भी, फिर भी कुछ बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब पता चल गया, नेशनल इनकम में नहीं आता। यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, एग्जाम्पल रॉ मटेरियल है, या रीसेल के लिए यूज किया जाता है ड्यूरिंग द सेम ईयर। अब वो यहां बोल रहा है परचेज ऑफ पल्सेस बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर कोई चीज खरीदे तो फाइनल सेटिस्फेक्शन है, वो तो फाइनल गुड्स है। मशीन परचेज बाय फर्म, ये तो कैपिटल गुड्स है, और मैंने बताया था कैपिटल गुड्स नेशनल इनकम में आती है। इट इज ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय द प्रोड्यूसर फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स। ध्यान से समझें। नंबर 4, वीट यूज बाय द हाउस होल्ड और कंज्यूमर, तो कंज्यूमर वीट खरीद रहा है सेटिस्फेक्शन के लिए, फाइनल गुड्स। वीट यूज बाय फ्लोर मिल फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन, इट इज योर इंटरमीडिएट गुड्स। अगले पर चलते हैं। नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स, कौन सा फाइनल गुड्स नहीं है यानी इंटरमीडिएट गुड्स है। एग्जाम्पल की चर्चा पहले कई बार की जा चुकी है। चौक डस्टर परचेज बाय स्कूल, स्कूल चौक डस्टर का यूज करेगा फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो ये क्या माना जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स, यानी फाइनल गुड्स नहीं है। यही आंसर आ गया। फर्टिलाइजर फार्म यूज बाय द फार्मर्स, अच्छा आंसर दूसरा भी आ रहा है बच्चों। फर्टिलाइजर फार्मर यूज कर रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स। वीट यूज बाय फ्लोर मिल, फिर इंटरमीडिएट गुड्स, तो यहां तो आंसर डमरू है, ऑल ऑफ द अबव, सारे ही है इंटरमीडिएट गुड्स। फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, हर कंट्री का ऑफिस दूसरे मुल्क में होता है, तो दूसरी किसी कंट्री ने हिंदुस्तान में ऑफिस बना रखे हैं अपने एम्बेसीज, तो वो इंडिया का क्या है, इंडिया की ज्योग्राफिकल टेरिटरी का पार्ट है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आएगा। जिस कंट्री का ऑफिस है वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी है। तो हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी का पार्ट है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी कंट्री का एम्बेसी हिंदुस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं। समझाया जा चुका है। और ये अंतिम क्वेश्चन आज का, गुड्स परचेज फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स क्या, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, किसकी, कंज्यूमर की, बिल्कुल ठीक। फॉर द इन्वेस्टमेंट बाय फर्म फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, बिल्कुल ठीक। सो आंसर है ए एंड बी। और चर्चा करते हैं अगले टॉपिक की। नेशनल इनकम का मीनिंग बता दिया, अब हम उसकी ब्रांचेस पर चल रहे हैं। नेशनल इनकम आप याद कर चुके हो, दोबारा बोल रहा हूं, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। ये नेशनल इनकम दो प्रकार का पाया जाता है, एक नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस, दूसरा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेस। हर कंट्री दोनों तरीकों से नेशनल इनकम निकालती है।
पहले आप शब्द याद कर रहे हैं, नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेस। इसी का दूसरा नाम, नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस को नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। इस टॉपिक की चर्चा करने से पहले पूछना चाहूंगा क्वेश्चन पूरी क्लास से, क्या रियल नेशनल इनकम को नॉमिनल नेशनल इनकम में या नॉमिनल नेशनल इनकम को रियल नेशनल इनकम में कन्वर्ट किया जा सकता है? पूरी क्लास कोई भी जो बोलना चाहे, क्या रियल को नॉमिनल में, नॉमिनल को रियल में बदला जा सकता है? कैसे, किस शब्द का यूज किया जाता है वो सिर्फ शब्द बता दो। इसको आपस में बदला जा सकता है, इसके लिए जिस टर्म का यूज किया जाता है, जिस फार्मूले का यूज किया जाता है, उसका नाम, सिर्फ नाम पूछ रहा हूं, फार्मूला नहीं। आगे आंसर आ गया जी, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर। तो टॉपिक की चर्चा करने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ये दोनों होते क्या हैं, एक एक करके समझते हैं। नेशनल इनकम का मीनिंग याद कर चुके हो, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मैं नेशनल इनकम 2000 का निकालना चाह रहा हूं, फार्मूला कैसे बना रहा हूं, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो 2000 में हम जितनी भी चीजें बनी, प्रोडक्शन हुआ, कौन सा प्रोडक्शन, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी मनी वैल्यू के लिए हम उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। 2000 में, ईयर 2000 में मान लेते हैं 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एक वस्तु का दाम 10 रुपए, तो टोटल मनी वैल्यू कितनी हो गई, 1000। तो नेशनल इनकम ऑफ 2000 ईयर कितना आ गया, 1000 रुपीज, करोड़, लाख, जो भी आप मानना चाहो। अब हम अगले साल नेशनल इनकम निकाल रहे हैं 2001 में, मान लेते हैं प्रोडक्शन रिमेनिंग द सेम 100 यूनिट्स, बट इन 70 सालों में आजादी के बाद हम देख रहे हैं टेंडेंसी ऑफ प्राइस बढ़ता जा रहा है इन अवर इंडिया। किसी कंट्री में घट रहा होता है जिसे डिफ्लेशन बोलते हैं, किसी कंट्री में बढ़ रहा होता है जिसे इन्फ्लेशन बोलते हैं, या तो टेंडेंसी ऑफ प्राइस राइज या टेंडेंसी ऑफ प्राइस फॉल। तो हिंदुस्तान में तो ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन चल रहा है। तो वो वस्तु जो 2000 में 10 रुपए की थी, अभी वो मान लेते हैं 12 रुपीज की हो गई है अगले साल, मल्टीप्लाई बाय 100 यूनिट्स। तो ये क्या हो गया, नेशनल इनकम 1200 नजर आ रही है। तो हमारी नेशनल इनकम का हम कंपैरिजन करते हैं पुराने सालों से कि बेटर हुआ, खराब हुआ, कैसा हुआ, इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ दोनों सालों का कंपैरिजन करें तो हमें लग रहा है 2001 में हमारे देश ने 1200 करोड़, लाख, जो भी आप माने, कमाए, और इसके कंपैरिजन में 2000 में हमने 1000 कमाया। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है 200 करोड़ रुपए की इनकम बढ़ गई, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है बच्चों। 1000 करोड़ से जब बाजार में खरीद, जो पैसा कमाते हो उसका पर्पज है सेटिस्फेक्शन के लिए जाके चीजें खरीदना। तो पहले 1000 करोड़ कमाए थे, 1000 करोड़ में बाजार में खरीदने गए तो कितने यूनिट्स मिले, 100 यूनिट। याद रखना, पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आज भी कहा है मैंने। पैसा आपको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं देता कि पैसा खा जाओ और यू फील अच्छा अच्छा, ऐसा थोड़ी ना होता है। पैसे का पर्पज है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके बदले में चीजें खरीद लाओ और उन चीजों का उपयोग करने से आपको सेटिस्फेक्शन होती है। तो 1000 करोड़ से आप जब पहले साल में खरीद रहे थे तो 100 यूनिट मिल रहे थे, तो सेटिस्फेक्शन 100 यूनिट के बराबर है। आज कमाई 1000 की जगह 1200 करोड़ हो गई है, लेकिन बाजार में जाकर ऐसा लग रहा है 200 करोड़ ज्यादा कमा लिए, ऐसा लग रहा है 200 करोड़ की सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, लेकिन गलत है। बाजार में जाके चीजें खरीदोगे, मिलेंगे तो 100 यूनिट, तो सेटिस्फेक्शन तो उतनी ही होगी। यानी महंगाई बढ़ गई, दाम बढ़ गया। तो नेशनल इनकम को निकालने में जब हम उसी साल के प्राइसेस को फॉलो करते हैं तो उसे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस बोलते हैं, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। इसमें टेंडेंसी ऑफ प्राइस राइज यानी इन्फ्लेशन शामिल होता है। कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें कंपैरिजन ठीक नजर नहीं आ रहा, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा देश पिछले साल के कंपैरिजन में 200 करोड़ ज्यादा कमा रहा है, और ऐसी मान्यता है ज्यादा कमाई ज्यादा सेटिस्फेक्शन।
लेकिन बच्चों पैसा नहीं खाता आदमी, पैसे को यूज करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, और बाजार में खरीदेंगे तो उतनी चीजें मिल रही हैं, उतनी चीजें मिल रही हैं, तो सेटिस्फेक्शन तो उतना ही हुआ, वो तो ज्यादा हुआ ही नहीं, तो वेलफेयर तो बढ़ा ही नहीं। तो इस दुनिया में नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस ही पहले निकाला जाता था, जिसमें नेशनल इनकम को निकालने में उसी साल के प्राइस को फॉलो किया जाता था। जब प्रॉब्लम नजर आने लगी और कंपैरिजन ट्रुथफुल नहीं होने लगा, तो कमियों के चलते इसका बेटर इंडिकेटर अनाउंस किया गया, जिसे बोला गया नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। कोई इसको भी समझ लेते एग्जांपल से। तो इसमें हम जब नेशनल इनकम 2000 की निकाल रहे हैं, तो प्रोडक्शन हम 2000, अरे 100 यूनिट था, प्रोडक्शन हम उसी साल का लेते हैं और प्राइस कोई बेस ईयर का ले लेते हैं। जर्नली 10 सालों तक हम बेस ईयर सेम रखते हैं। ये बेस ईयर बोले तो ये इंडेक्स नंबर का टॉपिक है, 11th क्लास में स्टेट्स में सबने पढ़ा होगा कि टेंडेंसी ऑफ प्राइस राइज या इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को बेहतर तरीके से नापने का तरीका इंडेक्स नंबर, जो 10 साल बाद बेस ईयर चेंज हो जाता है सरकार के द्वारा। तो हम मान लेते हैं हमारा बेस ईयर का दाम 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 आ गया। फिर हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं अगले साल का, जैसा हमने पिछली बार निकाला था, प्रोडक्शन रिमेनिंग द सेम, प्राइस हम उस साल का नहीं ले रहे, प्राइस ले रहे बेस ईयर का, बेस ईयर का प्राइस सेम है। तो ऐसा करने से अगर हम कंपैरिजन करें दोनों सालों की नेशनल इनकम का, तो हमें लग रहा है दोनों सालों की नेशनल इनकम और वेलफेयर रिमेनिंग द सेम, और बात बिल्कुल ठीक है। पिछले साल भी 100 यूनिट के बराबर की सेटिस्फेक्शन, इस बार भी 100 यूनिट के बराबर की सेटिस्फेक्शन। तो ये पिछली टर्म नेशनल इनकम एट करंट प्राइस के कंपैरिजन में बेटर है। क्यों बेटर है? इसमें टेंडेंसी ऑफ प्राइस राइज नहीं है। नंबर 2, ये नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की सही स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, जिसको हम कंपैरिजन में यूज कर पा रहे हैं। जबकि पिछले वाले एग्जांपल में हम कंपैरिजन कर रहे थे तो वो ट्रुथफुल कंडीशन नहीं दिखा रहा, ऐसा लग रहा है 200 करोड़ से कमाई बढ़ गई है तो वेलफेयर भी बढ़ गया होगा, बट ऐसा तो हो ही नहीं रहा। बाजार में खरीदने जाओ उतनी चीजें मिल रही हैं जितनी पिछले साल मिली थी। तो मैंने एक आइडिया डेवलप करा, अब हम एक एक नंबर के लिए मीनिंग पर चलना चाह रहे हैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। बच्चों पहले तो नेशनल, अभी दोबारा बताऊंगा जी, पहले एक बारी इन शब्दों को याद करें, फिर मैं ये पूरी डिटेल दोबारा बोलूंगा। बच्चों नेशनल इनकम एट करंट प्राइस हम मीनिंग याद करना चाह रहे हैं। सिर्फ नेशनल इनकम अपने मन में दोहराओ क्या था, उसके बाद करंट प्राइस हम जोड़ देंगे। नेशनल इनकम याद कर रहा था, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, पुरानी वाली भाषा को ही आप यूज करना, आपको डाटा याद है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री, उसमें जोड़ देना बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ करंट ईयर। ये पूरी लैंग्वेज आपको याद है, नेशनल इनकम की पुरानी भाषा लिखना और उसमें जोड़ देना बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ करंट ईयर, इट इज नोन एज नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। मीनिंग आपका तैयार हो गया? मैं बोल रहा हूं मेरे साथ साथ दोहराएं, मीनिंग आपको याद है, उसमें हम आखिरी में क्या जोड़ेंगे? इज बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ करंट ईयर। मैं भाषा बोल रहा हूं, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस व्हेन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज in an accounting year by the normal resident of country is based on the price of current year, it is national income at current price और nominal national income। बच्चों नॉमिनल नेशनल इनकम पूछे तो आप मीनिंग, अपने मीनिंग में वही वर्ड यूज करना। वो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस बोले तो आप वही लिखना। दोनों इसलिए लिखे क्योंकि दोनों एक ही बात है। एक बार और ये लैंग्वेज याद करते हैं, when monetary value of final goods and services in an accounting year by the normal resident of country is based on the price of current year, it is known as national income at current price। और मैंने सामने एग्जांपल रखा,
पिछले साल नेशनल इनकम निकाली, उस साल का प्राइस लिया 10 रुपए, युवराज के लिए बोल रहा था। जिस साल की नेशनल इनकम निकाली उसी साल का प्राइस लिया 10 रुपए। फिर अगले साल नेशनल इनकम निकाली तो हमने अगले साल का प्राइस लिया, महंगाई बढ़ चुकी है, दाम बढ़ चुके हैं, अब वही वस्तु 12 रुपए की हो गई। ऐसा करने से नेशनल इनकम हमें 1200, मैं सारी चीजें करोड़ में मान लेता हूं, तो 1200 करोड़ की नेशनल इनकम आ रही है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 200 करोड़ बढ़ गई है। किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम बच्चों निकाली किस लिए जाती है? ऐसा माना जाता है आपकी जेब में जितना पैसा उतना आपको वेलफेयर होगा, यानी आपकी कंट्री में जितनी नेशनल इनकम होगी उस कंट्री को उतना वेलफेयर होगा। तो यहां ऐसा लग रहा है कि आपकी देश की कमाई पिछले साल के कंपैरिजन में 200 करोड़ बढ़ गई है, यानी लाइफस्टाइल 200 करोड़ ज्यादा हो गया होगा। लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि आप अपने साल में 1200 करोड़ रुपए तो खाओगे नहीं, इसके बदले में चीजें खरीदने जाओगे तो चीजें उतनी ही मिल रही है, 100 यूनिट, जो पिछले साल भी 100 मिली थी। तो सेटिस्फेक्शन तो चीजों से आ रहा है ना। तो ये वाली नेशनल इनकम सही पोजीशन रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, इसमें टेंडेंसी ऑफ प्राइस राइज है। तो चीजों को बेहतर करने के लिए इसको मॉडिफाई किया गया और इसका बेटर वर्जन डिक्लेयर किया गया, जिसको कहा जाता है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस या रियल नेशनल इनकम। इसका भी मीनिंग आपको याद है, पुराना वाला नेशनल इनकम एज इट इज लिखना और उसमें आखिरी में जोड़ना इज बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ बेस ईयर, बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ बेस ईयर। वहां जोड़ रहे थे उसी साल की कीमत बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ करंट ईयर, यहां जोड़ रहे हैं बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो मीनिंग बोल रहा हूं, याद करवा रहा हूं, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस या रियल नेशनल इनकम। रियल क्यों बोल रहे हैं? रियल पोजीशन रिफ्लेक्ट होती है। तो क्या याद करा आपने? व्हेन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ final goods and services in an accounting year by the normal resident of country is based on the price of base year, it is national income at constant price और real national income। तो दोनों टर्म्स मीनिंग वाइज हो गई खत्म। अब वो एक एक नंबर के लिए तैयारी हुई है अभी। अब वो पूछेगा 3 से 4 नंबर में, explain the concept of national income at constant price and current price, which one is better। वो दोनों की बात करेगा और कहेगा दोनों में से बढ़िया कौन सा है। तो पहले आप दोनों का मीनिंग लिख दोगे जो आपने याद करा, और लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करना और लिखना, पता चल चुका आपको कौन सा बेटर है, और लिखना नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस ऑलवेज बेटर देन नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। अरे वो भाषा दूसरी बदलते तो दूसरी लिख लेना, रियल नेशनल इनकम इज ऑलवेज बेटर देन नॉमिनल नेशनल इनकम ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। और 2 पॉइंट आपको लिखने हैं 1 2 करके। नंबर 1, क्यों बेटर है ये? इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द टेंडेंसी ऑफ प्राइस राइज। बच्चों मैंने एग्जांपल से समझाया है, इसमें बढ़ी हुई कीमतें शामिल नहीं होती हैं, टेंडेंसी ऑफ प्राइस राइज या इन्फ्लेशन। दूसरी बात बढ़िया वाली, ये वाला अर्थव्यवस्था की सही स्थिति को प्रतिबिंबित करता है, इट विल रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द इकोनॉमी। तो मेरा ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। 3 से 4 नंबर के लिए आ जाए तो आपने पहले दोनों का मीनिंग लिखना है, फिर वो बोलेगा विच वन इज बेटर, तो आपने बोलना है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस is always better than national income at current price due to following reasons. Number 1, it does not involve the tendency of price rise. Number 2, it will reflect true and fair view of the economy. आगे चलना चाह रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है पूछ ले, टॉपिक यही चल रहा है अभी। चर्चा को आगे चलाते हैं। युवराज को समझ में आ गया? ओके, तो अभी यही टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो साथ में खत्म करेंगे। तो ये फार्मूला जिसको लेकर वो 1 नंबर का, कोई देखो यहां 3 चीजें लिखी हैं, इन 3 में से कोई 2 दे देगा और कहेगा तीसरी चीज निकालो। फार्मूला पता है तो हो जाएगा,
या एक नंबर का मीनिंग मांग लेगा, या एमसीक्यू में यूज कर लेगा। अब भी मैंने बताया था रियल को नॉमिनल में बदला जा सकता है, नॉमिनल को रियल में बदला जा सकता है। बदलने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं उस फार्मूले को बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। बच्चों ये प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर एक ही बात है। जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स एक ही बात है। कुछ किताबों में ये जो प्राइस इंडेक्स है इसको यहां रखा हुआ है और इसको क्रॉस मैथ सबको मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको यहां लिखा हुआ है। यानी जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला क्या हुआ, ऊपर नॉमिनल जीडीपी, नीचे रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। इंडेक्स नंबर सबने याद करा था पुरानी क्लासेस में, तो वो 100 से मल्टीप्लाई होता है। परसेंटेज का साइन नहीं लगाते, लेकिन चीजें परसेंटेज में निकाली जाती है ताकि कंपैरिजन किया जा सके किसका, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का। अगर 100 से ऊपर चल रहा है आपका डिफ्लेटर तो इन्फ्लेशन चल रहा है कंट्री में, और 100 से नीचे चल रहा है 70, 80, 85 तो वो डिफ्लेशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो फिलहाल हमारा एक नंबर का टॉपिक कि रियल को नॉमिनल में, नॉमिनल को रियल में बदलने के लिए जो हम कन्वर्टर यूज कर रहे हैं उस कन्वर्टर का नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। क्या कर रहा है ये जीडीपी डिफ्लेटर, कन्वर्ट रियल जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी और वाइस वर्सा। बस इतनी लाइन और नीचे एक फार्मूला बॉक्स बना के। एक नंबर से ऊपर की टर्म नहीं है जिसको वो प्रैक्टिकली भी यूज कर सकता है। सामने तीन चीजें हैं, नॉमिनल, रियल और जीडीपी डिफ्लेटर। इन तीनों में से वो कोई दो चीजों की वैल्यू दे देगा और तीसरी निकालने के लिए कहेगा। रियल का है जी, हाँ हाँ बिल्कुल इसीलिए करा है जी। डिवाइड नहीं नहीं, अरे फार्मूला बिल्कुल ठीक है ये। पहली बात तो ध्यान रखना, प्राइस इंडेक्स जो होता है ना, मैंने भी बताया था, अगर प्राइस इंडेक्स 120 चल रहा है, 1.20 नहीं होता, 120 चल रहा है का मतलब 20% प्राइस राइज है। अगर 80 चल रहा है तो 20% प्राइस फॉल है। पॉइंट में नहीं है, वो 100 से या तो ऊपर होगा या 100 से नीचे, परसेंटेज की फॉर्म में होता है, लेकिन हम परसेंटेज का साइन कभी नहीं लगाते। इंडेक्स नंबर भूल गए तो पहले तो मीनिंग एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, इट इज ए कन्वर्टर विच कन्वर्ट रियल जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी और वाइस वर्सा। बस इतना ही मीनिंग है इसका। क्या है, रिवाइज कर लो। जीडीपी डिफ्ल हाँ हाँ, मीनिंग में सिर्फ फार्मूला पढ़ने का काम है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, इट इज ए कन्वर्टर विच कन्वर्ट रियल जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी और वाइस वर्सा। और उसके बाद नीचे ये फार्मूला लिखना। फार्मूले को चाहो तो बदल के लिख सकते हो, इधर ये नीचे लिख दिया मैंने फार्मूला, जीडीपी डिफ्लेटर बराबर है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल गुना 100। तो ये फार्मूला लिख सकते हो, जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स बराबर है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी गुना 100। मैं एक बार और मीनिंग बोल देता हूं, किसी का रह गया हो तो। इट इज ए कन्वर्टर, ये कन्वर्टर है जो कन्वर्ट कर देता है कांस्टेंट प्राइस वाले को करंट प्राइस में बदल देगा और करंट प्राइस वाले को कांस्टेंट। हर कंट्री की नेशनल इनकम दोनों तरीकों से डिक्लेयर होती है हर साल। अच्छा, एक और बात आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, नॉलेज के लिए, एग्जाम का पार्ट नहीं है। हिंदुस्तान की नेशनल इनकम जिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे डिक्लेयर की जाती है, पूरी क्लास कोई बता सकता है हिंदुस्तान की नेशनल इनकम जिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर डिक्लेयर की जाती है उसे टेक्निकली क्या बोलते हैं? पेपर में नहीं पूछेगा वो, पूरी क्लास। उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं जिस पर हिंदुस्तान की सरकार हर साल हिंदुस्तान की नेशनल इनकम निकालती है दोनों तरीकों से? हिंदी में बोलते हैं श्वेत पत्र और इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर और श्वेत पत्र एक सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार हर साल हिंदुस्तान की नेशनल इनकम डिक्लेयर करती है। और थोड़ा और डिटेल बता दूं, ये नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस पर भी डिक्लेयर करती है, करंट प्राइस पर भी डिक्लेयर करती है। और खाली ये इतना ही नहीं है, 8 नामों से डिक्लेयर होती है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, चारों मार्केट प्राइस, चारों फैक्टर कास्ट, ये 8 के 8 कांस्टेंट प्राइस पर भी और ये 8 के 8 करंट प्राइस पर भी।
जिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे अनाउंस होता है उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को हिंदी में श्वेत पत्र और इंग्लिश में व्हाइट पेपर कहते हैं। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालता है उसे सीएसओ बोलते हैं। ये तो पता होगा सबको, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वापस आते हैं जी। तो मैंने आपको रियल नॉमिनल दोनों का मतलब बता दिया एक एक नंबर के लिए। दोनों में से कौन सा बेहतर होता है यह बता दिया विद रीजन। किस फार्मूले से इन्हें आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉमिनल है तो रियल, रियल है तो नॉमिनल, जिसे जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं, वो बता दिया। और इस टॉपिक पर अब अंतिम क्वेश्चन, जीडीपी एट करंट प्राइस या नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस या रियल जीडीपी। बच्चों 8 इंडिकेटर हैं, तो 8 इंडिकेटर में वो जीडीपी बोले, एनडीपी बोले, एनएनपी बोले, जो बोले बस वो शब्द एज इट इज लगाना। और ये जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग जब हम ये 8 कंटेंट एक साथ सीखेंगे विद फार्मूला तो वहां थोड़ा डिटेल में करूंगा, उसके लिए कुछ कन्वर्टर्स और सीखने पड़ेंगे आपको। तो ये जीडीपी बोले तो एज ए लेमैन अभी आप वो नेशनल इनकम की बात समझ लो। ये 2 प्रकार का हो सकता है, बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ करंट ईयर और बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ बेस ईयर। इसको बोल रहे हैं नॉमिनल और इसको बोल रहे हैं रियल। तो वो इन दोनों का डिफरेंस मांग सकता है 3 से 4 नंबर के लिए। ये इसका अंतिम टॉपिक है। तो पहली बात, मीनिंग आप लिख लेना, याद हो चुका है आपको। पहले वाले में लिखोगे, अरे मीनिंग एज इट इज लिख के आखिरी में क्या जोड़ोगे, अंडरलाइन करके, बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ करंट ईयर, बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ करंट ईयर। और कांस्टेंट प्राइस वाले में क्या लिखोगे, बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ बेस ईयर। दूसरी बात लिखोगे, करंट प्राइस वाले का दूसरा नाम क्या होता है, नॉमिनल, और जो कांस्टेंट प्राइस पर बेस्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, रियल। बच्चों वो एनडीपी लगाए तो यहां पर एनडीपी लिखते रहना, एनएनपी लगाए एनएनपी लिखते रहना, जीडीपी लगाए जीडीपी लिखते रहना, वो सेम रहेगा, वो मत बदलना। तीसरी बात, एक पॉइंट मीनिंग का हो गया, दूसरी बात नाम हो गया, एक को रियल बोलते हैं एक को नॉमिनल बोलते हैं। तीसरी बात मैं आपको बता चुका हूं, जो करंट ईयर के प्राइसेस पर बेस्ड होता है वो बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, उसमें क्या रिफ्लेक्ट होता है, टेंडेंसी ऑफ प्राइस राइज और प्राइस फॉल। या तो लिख देना इसमें महंगाई शामिल होती है, या लिख देना बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन। और कांस्टेंट प्राइस वाले में लिखना डज नॉट इन्वॉल्व द टेंडेंसी ऑफ प्राइस राइज, उसमें प्राइस राइज होता है उसमें प्राइस राइज नहीं होता। अगली बात लिखना, जो करंट ईयर के प्राइसेस पर बेस्ड होता है वो कंट्री की पोजीशन को सही ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं करता, और जो कांस्टेंट बेस ईयर के प्राइसेस पर बेस्ड होता है वो कंट्री की पोजीशन को सही ढंग से रिफ्लेक्ट करता है। वो जो मैंने अलग से 2 बातें बोली थी, जो कांस्टेंट प्राइस वाला है उसमें टेंडेंसी ऑफ प्राइस राइज शामिल नहीं होता। दूसरी बात बताई, रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द इकोनॉमी, वो दोनों पॉइंट यूज हो रहे हैं। तो 4 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है, 4 पॉइंट से ज्यादा लिखने के लिए नहीं आएंगे। किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, टॉपिक चेंज करेंगे। पुनीत कुंद्रा सुनाएगा द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। पुनीत कुंद्रा, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। साउंड अनम्यूट करो और बोलो। सान्या, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। नहीं बच्चे, नहीं, नहीं बच्चे ध्यान से, मैंने बोला है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, यानी बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ बेस ईयर नॉट करंट ईयर। थोड़ा सा ध्यान से, हाँ प्राइस ऑफ बेस ईयर, इट इज नेशनल इनकम एट, हाँ
त्रियाम भी बोलेगी यही बात, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। वैशा हाँ बिल बहुत बढ़िया। वैशाली बोलेगी नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। वैशाली। वंशिका बोलेगी। वंशिका बोलो। गलत, रुक जाओ रुक जाओ, गलत हो गया। फाइनल कहां चला गया, जीरो हो जाएगा नंबर, दोबारा बोलो। गलत गलत, प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस। हाँ थोड़ा ध्यान से करना है, नहीं तो नंबर चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन हिना से है। आपको बताना है इन दोनों में से, मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया है, याद हो चुका है, मैं मीनिंग दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। आप बताओ इन दोनों में से विच वन इज बेटर, एक्सप्लेन। हाँ, रियल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, बिल्कुल ठीक है। भाविका बोलेगी क्यों बेटर है, जल्दी से दोनों पॉइंट। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। जतिन बकोलिया मुझे जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला बोलेगा, जीडीपी डिफ्लेटर का पहले मीनिंग बोल दो, जतिन बकोलिया। हर्ष रचोया बोलेगा जीडीपी डिफ्लेटर का मीनिंग। हर्ष, साउंड अनम्यूट करके बोलो बच्चे। जीवेश बोलेगा साउंड अनम्यूट करके, जीवेश। बहुत बढ़िया, इट इज ए कन्वर्टर विच कन्वर्ट नॉमिनल टू रियल जीडीपी और वाइस से वर्षा। खुशी खंडेलवाल फार्मूला बोलेगी जीडीपी डिफ्लेटर का, जीडीपी डिफ्लेटर बराबर है। अब ये थोड़ी समझदारी रखना आप, अगर वो जीडीपी बोले तो आपको फार्मूले में ऊपर नीचे जीडीपी लगाना है, एनएनपी बोले एनएनपी लगाना है, एनडीपी बोले एनडीपी लगाना। कभी आप अपना रटा हुआ लिखा हो एज इट इज, तो ये ध्यान रखना, वो जीडीपी जीएनपी एनएनपी एनडीपी जो शब्द यूज करेगा वही ऊपर नीचे लगाना है, कांट बी चेंज, मल्टीप्लाई बाय 100। सो शब्दों को बदलते हैं। कीर्ति गुप्ता, कीर्ति गुप्ता डोमेस्टिक टेरिटरी बोलो जरा। हम्म। सही। बढ़िया, तो बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। नोट्स की बात मैं हर बार बोल रहा हूँ, मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए, बड़ी यूनिट है, टेक्निकल है, तो नोट्स का काम अच्छे से करें, एमसी के ऊपर कोशिश करें, ये मिस्टेक होने वाला काम ख़त्म हो। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, परसों की क्लास, अच्छा कल संडे है, अगली क्लास हमारी ट्यूसडे को है, तो ट्यूसडे को आएगी, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। एक दो क्लासेस के अंदर प्रैक्टिकल पर पहुंचने जा रहे हैं, तो रेगुलर रहें, क्लास मिस ना करें, नोट्स बनाएं, और सबसे बड़ी बात एमसी के ऊपर काम बहुत ध्यान से करें, ये मिस्टेक आपकी चल रही है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।
किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है।